नमस्कार प्यारे बच्चों। कहते हैं सपनों की कीमत वही जानता है जिसने रातों की नींद कुर्बान की हो। आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने किताबों को अपना दोस्त बनाया और संघर्ष को अपना हमसफर बनाया। जी हाँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर बिना किसी वीआईपी बैकग्राउंड के बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आज ये बच्ची बन चुकी है इनकम टैक्स ऑफिसर। तो चलिए जानते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन करूंगी, सवाल कड़क होंगे लेकिन जवाब उससे भी कड़क आएगा। आज का दिन पावर माइंड इंस्टीट्यूट के लिए खास मौका है। जब भी कोई छात्र अपने सपनों को हकीकत में बदल कर आता है तो वो सिर्फ खुद का नहीं, घर का, परिवार का, अपने गांव का और इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करता है। तो उसकी कहानी सिर्फ कहानी नहीं रहती, वो एक गाइडलाइन बन जाती है। तो बच्चों, आप सभी जो इस सफर में अभी जी रहे हैं तो उनके लिए अंकिता के रूप में गाइडलाइन हमारे सामने बन के आए हैं। तो अंकिता से हम कुछ बातें करेंगे कि उन्होंने कैसे मेहनत करी और सच्ची नीयत से उन्होंने मेहनत करी तो आज वो मुकाम हासिल कर लिया। जो ये तीनों चीज अपनी लाइफ में लाता है उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं होता है। तो अंकिता, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई इनकम टैक्स ऑफिसर बनने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। आपने इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की तैयारी कब से शुरू की और कैसे शुरू की? मैम मैंने 2021 से मतलब 2021 में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई। ठीक उसके है। बाद में मैंने यहीं पे इसी इंस्टीट्यूट में कोचिंग ज्वाइन करी थी। उसके बाद मेरी प्रिपरेशन चालू हो गई। यहाँ पे बीच में लॉकडाउन भी लग गया था, कुछ टाइम के लिए बीच में प्रिपरेशन रुक भी गई थी, लेकिन मैंने घर पे वो चीज़ चालू रखी। हमने जो रिकॉर्डेड बैचेस आप देते थे वो चौहान सर के काफ़ी सारे क्लासेस थे, वो भी लिए मैंने, और यूट्यूब से भी काफ़ी पढ़ाई की थी, उसमें चालू रखी। फिर हमारी वापस चालू हुई थी, तब आप वापस आई थी मैं वापस करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे स्टार्ट किया था। इस लक्ष्य के लिए आपने कौन कौन से विषयों पर ध्यान दिया? विषय तो जैसे मेन 4 विषय होते हैं इसके अंदर, जीके, इंग्लिश, मैथ्स और रीजनिंग। ये 4 ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। तो मैं मैथ बैकग्राउंड से हूँ, तो मैथ तो मेरा स्टार्टिंग से ठीक रहा ही है, लेकिन जीके मेरा बहुत बेकार था, मतलब बहुत ही बेकार था। जीके बेकार मतलब समझ सकते हो आप, बहुत खराब था। मेरे को नहीं आता था जीके, पढ़ा ही नहीं था, कभी ध्यान ही नहीं दिया था जीके पे, तो नहीं पता था कि कैसे क्या करना है। यहाँ आई, यहाँ पे टीचर्स ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया, मतलब जो मेरा जीके का डर था वो पूरा निकल गया था कि मेरे को ऐसे तो लगने लग गया था कि हाँ मैं कर तो सकती हूँ, अगर थोड़ा पढ़ूंगी, थोड़ा करूँगी तो हो जाएगा। तो ऐसे कर करके मैंने स्टार्ट किया। इंग्लिश भी इतनी अच्छी नहीं थी, हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से हूँ मैं। अच्छा। तो इंग्लिश इतनी काफ़ी अच्छी नहीं थी, पर धीरे धीरे करके आज आप बच्चों से बात कर रहे थे तो इंग्लिश में बात कर रहे थे? इंग्लिश में तो अब तो थोड़ा बहुत होने लग गया, इम्प्रूवमेंट हो गया। अच्छा, आपने तैयारी के लिए कौन कौन सी किताबें यानी स्टडी मटेरियल का यूज किया? क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि क्या पढ़े, उसके बारे में आप बताइए। स्टडी मटेरियल मैंने ज़्यादा कुछ ऐसे इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ से जो मटेरियल मिला था उसी को मैंने बार बार किया है। जैसे मैथ का हो गया, इंग्लिश का हो गया, मैंने आपको बताया था। इंग्लिश को मैंने, यहाँ की इंग्लिश की किताब को मैंने 11 बार रिवाइज किया, उस पे से टिक मार्क किए हुए मैंने, जितनी बार उसको रिवाइज किया। अंकिता, 11 बार बहुत होता है। हाँ, पर 11 बार रिवाइज किया है मैंने। और मैथ्स की बुक है जिसमें प्रैक्टिस क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको भी 4 से 5 बार रिवाइज किया था। तो रिवीजन मस्ट है। मैं अभी यही बोलती हूँ, सबको यही बोलती हूँ, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। तो मैं बार बार वही चीज़ों पे रिलाई करी। मैं नई चीज़ों पे नहीं गई कि ये वाली बुक पढ़ लेती हूँ, खरीदी थी मैंने भी, मैंने उसमें से पढ़ने का भी ट्राई किया, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अपने यहाँ की बुक्स के अंदर भी काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, मैंने उसमें से किया था, फिर वहाँ से भी करती थी, तो बहुत ज़्यादा हो जाता था। तो मेरे को समझ में आ गया कि सारी चीज़ें करने से नहीं होगा, एक ही चीज़ को बार बार करने से होगा। तो मैंने वही किया, पूरा मटेरियल यही का यूज़ किया था। आपने टाइम टेबल कैसे बनाया अपना, मतलब पढ़ाई को आप टाइम कितना देते थे? स्टार्टिंग में तो ये था कि पूरा टाइम पढ़ाई को ही देना है। तो मैं जब तैयारी कर रही थी तो कोचिंग में पढ़ती थी, कोचिंग के बाद लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, लाइब्रेरी में जाके पढ़ती थी। मतलब कोचिंग में 4-5 घंटे यहाँ पे और 5-7 घंटे लाइब्रेरी में, ऐसे निकालती थी टाइम। और उसके अलावा मॉक जो देती थी वो भी। उसके बाद जब कोचिंग कंप्लीट हुई, जब सेल्फ स्टडी करनी थी, तो दिन में ऐसा था मेरे को सुबह 5 बजे का था, सुबह 5 बजे उठना था। 5 बजे उठ के मेरा फिक्स था कि सुबह उठ के वोकैब ही उठानी है। मतलब मैं कुछ भी नहीं देखती थी, सिर्फ वोकैब पढ़ना है मुझे। तो 1-1.5 घंटा वोकैब में जाता था मेरा। सुबह से लेके रात तक मेरा शेड्यूल फिक्स रहता था।
उसमें मैं सिर्फ दोपहर के अंदर 2 से 4 बजे का गैप देती थी। 2 से 4 बजे के अंदर नहाना खाना जो भी है रेस्ट मतलब 5 बजे से लेकर के 2 बजे तक रेगुलर? हाँ, 5 से 2 रेगुलर, बीच में 10 बजे आधे घंटे का ब्रेक लेते थे। हाँ, बाकी रेगुलर पढ़ती थी 2 बजे तक। 2 से 4 ब्रेक लिया, 4 सवा 4 बजे वापस गई। और शाम के टाइम पे ऐसा होता है कि अब क्या ही पढ़े, तो मैं उस टाइम मॉक लगा लेती थी। ठीक है। तो शाम के टाइम में मॉक लगा लिया, उसके बाद रात में 10-11 बजे तक पढ़ना। फिर 10:30-11 बजे जब भी मेरा कंप्लीट हो जाता था, नीचे जाके 11 बजे में मेरा खाने पीने का तो शेड्यूल बहुत ख़राब ही हो गया था। 11 बजे जाके खाना खाती थी, ऊपर था मेरा रूम पढ़ने का, वहाँ से नीचे जाती, फिर 5 घंटे समथिंग सो लेती थी। तो ये था मेरा घर पे तो शेड्यूल। मतलब 5 से 2? हाँ, रेगुलर। हाँ। तो ये टाइमिंग कितना हो गया? 5 से 2 आप देख लो कितना हो गया। और 4:15 से लेकर के 11 बजे तक सोने की बजाय, खाना खाने नहाने की बजाय आपने बुक्स को दिया टाइमिंग। हाँ। ठीक है। आपने कहा कि मैं मॉक लगा लेती थी, क्या मॉक टेस्ट हुए, प्रैक्टिस पेपर हुए, ये लगाने जरूरी? बहुत ज़रूरी है, मॉक टेस्ट मस्ट है। क्यों जरूरी है, थोड़ा सा बताइए इसके बारे ऐसे ज़रूरी है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने ज्वाइन किया था कोचिंग, तब मैं मॉक नहीं लगा रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि अभी ज्वाइन ही किया है। तो ऐसा था कि 100 तो नहीं कहूंगी, 70% बच्चों की यही मेंटेलिटी होती है कि अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सिलेबस कर लेते हैं, उसके बाद कर लेंगे, लगा लेंगे। लेकिन जब यहाँ पे संडे टू संडे टेस्ट होता था, तो संडे को जब पहला टेस्ट दिया था तो 200 में से नंबर आए 55, कट ऑफ जा रही है 140। तो 55 मार्क्स में मैं कहाँ चली जाऊंगी, इतने सारे बच्चों को, इतने सारे मैथ्स का सेक्शन जिसमें तो मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई, वो तो मेरा ऐसे ही रह गया। मैं सोची ये तो बहुत बुरा हाल है। फिर जो DTS यहाँ पे चालू हुआ था वो ज्वाइन किया, मेरे दोस्तों ने भी ज्वाइन किया था, हम सब ने 17-18 डेली टेस्ट देना, डेली टेस्ट सीरीज जो यहाँ पे थी, डेली टेस्ट होते थे, वो ज्वाइन किया। एनालिसिस भी करवाते थे, तो एनालिसिस भी करती थी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अगर कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो ऐसे नहीं सोचे कि मेरा सिलेबस एक बार कंप्लीट हो जाए उसके बाद मैं लगाना शुरू करूँगा, उसके बाद ट्राई करेंगे कि मॉक लगाते। मॉक से बहुत डर भी लगता है सबको, एक ऐसा खौफ सा रहता है कि मॉक लगाएंगे मार्क्स नहीं आएंगे तो क्या होएगा, तो क्या करेगा, डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्या होएगा। तो वो नहीं करना है, शुरू से ही मॉक लगाना है। भले ही आप 1 महीने थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हो तो 1 महीने के लिए आप थोड़ा तैयारी करो, 1-1.5 महीने बाद में मॉक डेली लगाना स्टार्ट कर दो। क्योंकि आप, और मॉक लगाने के साथ में ऐसा एक घंटे का मॉक होता है, 1 घंटे के अलावा उसका 1 घंटे का एनालिसिस भी बहुत जरूरी है। जो टीचर करवाते हैं वो जरूरी है। 2-2.5 घंटे मॉक के लिए अलग से नहीं, उसको पढ़ाई के अंदर काउंट ही नहीं करो कि उसको हम स्टडी में काउंट करें कि हम तो 8 घंटे पढ़ रहे हैं। 8 घंटे वो नहीं है, वो 2.5 घंटे तो अलग है, उसको स्टडी में नहीं काउंट करो। स्टडी आपकी अलग है, वो 2.5 घंटे तो फिक्स है आपके, जो आपको निकालने ही निकालने हैं। तो मॉक का तो रोल बहुत ज़्यादा है, डेली ही देना है मॉक। अगर स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा है बहुत भारी हो रहा है तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन दे लो, कोई बात नहीं, लेकिन मॉक लगाना बहुत ज़रूरी है। आपने जब तैयारी करी उसमें आपको कमजोरियों का, आपकी जो भी वीकनेस है, पता लगा कि कौन कौन सी वीकनेस है? मॉक से पता लगाया, जैसे ही आपको पता लगा उनको कैसे दूर किया आपने? तो ऐसा होता था, मैं मॉक लगाती थी, फिर उसका एनालाइज करती थी कि क्या किस चीज़ में मेरी दिक्कत रही। जैसे मैथ है तो मैंने बताया था, मैथ के अंदर मैंने ऐसे एक कॉपी बना रखी थी, उस कॉपी में मैंने ऐसे लिख रखे थे सारे टॉपिक्स शुरू से, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, एडवांस वर्क, टाइम एंड वर्क, सारे चैप्टर्स लिख रखे थे, CI SI ऐसे लिख लिया था शॉर्ट में मैंने, और उसके आगे ऐसे पूरा पेज छोड़ा हुआ है। मॉक लगाया, आज देखा, आज मेरा प्रॉफिट लॉस का एक क्वेश्चन गलत हो गया, जो वो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाला, वो गलत हो गया। चलो ठीक है, उसमें मैंने ऐसे एक गोला लगाया और उस पर डिसऑनेस्ट शॉपकीपर ऐसे छोटा छोटा लिख दिया। ठीक है। फिर नीचे देखा तो मेरा, मान लो कोई एडवांस में किसी चैप्टर का, उस पर ऐसे गोला लगा दिया। ऐसे रोज मॉक लगाती थी, मान लो 10 दिन मैंने मॉक लगा दिया। फिर मैं देखती थी कि इस कॉपी में कौन से चैप्टर के आगे सबसे ज्यादा नंबर टिक मार्क लगे हुए हैं, वो चैप्टर देख लेती थी। जैसे CI SI के आगे बहुत सारे लगे हुए हैं और CI SI में ये टॉपिक मेरे बहुत कमजोर है, इसी में बार बार गलतियां हो रही है, तो मैं वो टॉपिक उठाती थी, उसको वापस रिवाइज करती थी और उसके सारे क्वेश्चन लगाती थी। ऐसे 1-2 बार सारे क्वेश्चंस लगाए हुए हैं अगर मेरे उस चैप्टर के, और वो चैप्टर मेरे को अच्छे से आता है, लेकिन उसमें कुछ एक टाइप्स हैं जो कि मुझे नहीं आते हैं, अटेम्प्ट नहीं हो रहा। हाँ, वो टाइप के क्वेश्चंस में बार बार लगाती थी। फिर जैसे डिसऑनेस्ट शॉपकीपर हो गया, टाइम एंड वर्क का कोई क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही मैं इंग्लिश में भी करती थी। तो वीकनेस पकड़ में आ जाती थी आपकी, इस टॉपिक में मैं वीक हूँ। हाँ, बिल्कुल। मतलब क्लास में एनालिसिस लेना, फिर खुद भी एनालाइज करना चीजों को। बिल्कुल। क्या आप कभी डीमोटिवेट हुए? और यदि डीमोटिवेट हुए तो खुद को कैसे संभाला आपने? डीमोटिवेशन तो आता ही है, और सेल्फ डाउट भी बहुत आता है कि हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा।
लेकिन वो क्या है कि हमको खुद को ही अपने आप को मोटिवेट करना होता है, क्योंकि जिसको खुद कुछ करना होता है वो कर ही लेता है, किसी ना किसी तरीके से वो रास्ता निकाल ही लेता है। खुद में वो पूरी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। जैसे मैं डीमोटिवेट हो जाती थी, किसी दिन मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, तो मैं उस दिन सोचती थी आज क्या ही करूँ, तो मॉक लगा लेते हैं। कुछ नहीं कर रहे हैं तो आज सिर्फ मॉक लगाते हैं और कुछ नहीं करेंगे, एक दिन रेस्ट देंगे अपने आप को। लेकिन ऐसा नहीं है कि टच ही नहीं कर रहे हैं, एकदम किताबों से दूर ही हो गए हैं, ऐसा भी नहीं करना है। जैसे मेरा वोकैब पढ़ने का तो था ही कि कुछ करो ना करो, नींदों में हो चाहे कैसे भी हो, वोकैब तो पढ़ना ही है। तो वो तो मैंने एक दिन भी नहीं छोड़ा, एक दिन भी नहीं छोड़ा। वॉक और वोकैब आपने कभी नहीं छोड़ा मैंने, हमेशा किया उसको। तो वोकैब का तो ऐसा था, मैं ऐसे जैसे वोकैब पढ़ रही हूँ मैं, आज मैंने ये पढ़ी है, एक पेज पढ़ लिया है, कल दूसरा पेज पढ़ रही हूँ तो उससे पहले पहला वाला रिवाइज कर रही हूँ, फिर तीसरा पढ़ रही हूँ तो पहले 2 रिवाइज कर रही हूँ, और उसके अंदर बार बार रिवाइज कर रही हूँ। और कोई एक ऐसे बीच बीच में आते हैं कि वो उसमें बार बार दिक्कत आ रही है, बार बार उनको भूल जा रही हूँ, तो उनको ऐसे हाथ पे लिख लेती थी। जैसे 4-5 फ्री बैठे हो पढ़ लो, जब भी ऐसे फ्री बैठी हूँ ऐसे देख लेती थी, हाँ ठीक है ये हो गया। ये बिल्कुल। आपके अनुसार इनकम टैक्स ऑफिसर का सबसे कठिन भाग, हार्ड पार्ट आपके लिए कौन सा रहा? मतलब प्रिपरेशन के दौरान तो मतलब हार्ड तो ऐसा कुछ नहीं रहा है। हाँ। ठीक है, जैसे सबके साथ होता है, सब बच्चों के साथ होता है, वैसा ही मेरे साथ भी हुआ कि बीच बीच में डीमोटिवेशन आ रहा है, या एक तो मेरी फैमिली बैकग्राउंड जो कि मेरे को आज तक बहुत मोटिवेशन मिला है, जिससे कि मेरी फैमिली इतनी फाइनेंशियली मजबूत नहीं है, फिर भी वो लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं, तो वो मेरे लिए वहाँ से मोटिवेशन आता था, बहुत मोटिवेशन आता था। और कभी एकदम ही डिमोरलाइज हो जाते थे तो किसी सिलेक्टेड बच्चे का इंटरव्यू देख लिया तो उससे एकदम ऐसे जोश, जैसे आपका इंटरव्यू देख के बच्चे अब बहुत सोचती थी मैं कि मैं भी एक दिन दूंगी ऐसे इंटरव्यू। सही बात है। क्या आपने इससे पहले भी कोई गवर्नमेंट एग्जाम दिया है? इससे पहले मतलब मैंने सिर्फ CGL का ही किया है। हाँ। तो CGL से मैं 2022 CGL से सिलेक्टेड हूँ। किस पोस्ट पे हो आप? सॉर्टिंग असिस्टेंट, 1.5 साल से मैं वर्किंग हूँ उस पोस्ट पे। अच्छा, फिर सेकंड टाइम आपका इनकम टैक्स में हुआ। ठीक है, आपकी जो सफलता है उसमें परिवार की क्या भूमिका रही? क्या परिवार की भूमिका जरूरी है? बहुत ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और फैमिली को समझना भी चाहिए। तो मैं बोलना चाहूँगी, मेरे फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, कभी उनकी तरफ से कोई ऐसे प्रेशर नहीं आया है कि तू क्यों नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने CGL ही दिया, SSC के जितने एग्जाम होते हैं सब दिए मैंने, और इतने सारे एडमिट कार्ड भी इकट्ठे होके पड़े हैं मेरे पास। अच्छा। तो मतलब फेलियर्स तो आते ही हैं, लेकिन फैमिली का सपोर्ट होना उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और लड़कियों को तो खास कर, क्योंकि लड़कियों का ऐसा होता है कि भाई शादी कर देंगे, तेरी शादी की, मैं भी 25 की हूँ, तो ये चीज़ होती है, मुझे पता है, लेकिन मेरी फैमिली की तरफ से ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया मुझे उनकी। तो मतलब बच्चियों को सपोर्ट करना चाहिए, और लड़कियों को तो खास कर करना चाहिए, ये चीज़ फैमिली को समझने की ज़रूरत है। आपने जैसे बताया अंकिता कि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ, तो ऐसे जो मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं उनको तैयारी करने में क्या खास चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? चुनौतियाँ तो यही है कि जब फैमिली की कंडीशन ऐसी हो जाती है कि बीच बीच में बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस भी आते हैं, तो ऐसा लगने लग जाता है, मुझे भी ऐसा लगने लग गया था कि मैं कितने दिन तक तैयारी करती रहूंगी, मुझे कोई प्राइवेट जॉब कर लेनी चाहिए, उसके साथ साथ में कर लूंगी मैं भी तैयारी। लेकिन मेरे पापा ने साफ मना कर दिया, कुछ नहीं करना है तुझे, जो प्रॉब्लम आ रही है कुछ दिनों की है, हम देख लेंगे, तू बस तैयारी कर और कुछ नहीं कर, और कोई तेरी तरफ से बाउंडेशन नहीं है। बहुत बार ऐसा लगता था कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, अंदर से ही फीलिंग आती थी कि घर वाले तो नहीं कह रहे, अपन क्या कर रहे हैं। हाँ, वो बोलते थे जैसे कि तीर जितना पीछे खींचता है उतना आगे जाता है, तो वो तनाव है, पीछे खींच रहा है अभी। तो थोड़ा वेट करो। आप जब तैयारी कर रहे थे तो परिवार, रिश्तेदार जितने भी हैं, चलती है बातें, उनकी अपेक्षाओं को कैसे संभाला आपने? अपेक्षाएं तो ऐसे अब सबके ही ऐसे ही होते हैं, रिलेटिव्स वगैरह, तो सारे तो नहीं लेकिन कुछ रिलेटिव्स होते हैं जो कि ऐसा बोल देते हैं बीच में कि भाई क्या हुआ, कब से तैयारी कर रही है, कितने दिन और संभाला खुद को? जैसे कई बच्चे होते हैं, मेरे से भी मिलते हैं, बात करते हैं कि मैम ऐसा है, तो कल को मैं भी उनको बताऊं, तो आपने कैसे संभाला? ऐसे मेरी मम्मी मुझे बहुत मोटिवेट करती थी इस चीज को लेके। हाँ, मम्मी पढ़ी लिखी है क्या? नहीं, 8वीं पास ही है वो, वैसे फिर भी वो मोटिवेट करते थे। उनको पढ़ाई का बहुत है कि वो पढ़ नहीं पाए लेकिन वो मुझे पढ़ाए। अच्छा। तो वो बहुत करते थे कि बोल के नहीं करना, करके दिखाना है, जिस दिन तू कर देगी उस दिन सबकी बोलती बंद हो जाएगी, रिजल्ट बोलेगा, अभी कुछ नहीं बोलना है, तू बस करती जा। ये उनका सपोर्ट रहा है, इसी वजह से इतना। इनकम टैक्स ऑफिसर बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो इतना पता नहीं था मुझे, कॉलेज टाइम में तो थोड़ा बहुत पता था SSC तो कॉलेज हो जाए उसके बाद सोचते हैं, यही सोचते थे, इतना सीरियस थे नहीं।
फिर कॉलेज के बाद में जब सीजीएल के बारे में सुना तो सबसे पहले पोस्ट जो सीजीएल जैसे सर्च भी करते हैं तो सबसे पहले यही आता है, इनकम टैक्स ऑफिसर पोस्ट निकल के आती है। तो हाँ। वही माइंड में लेके की थी तैयारी, तो कि यही करना है, ये चीज़ तो लेनी ही है, ये वाला तो पोस्ट लेना ही है। पर बीच में दूसरी पोस्ट पे भी सिलेक्शन हुआ, उससे मेरे फाइनेंशियल जो भी प्रॉब्लम थे वो सॉल्व हुए, तो मेरे घर पे इतनी दिक्कत नहीं रही, तो मैं फ्री माइंड के साथ में तैयारी कर पाई। तो जॉब के साथ में फिर मैंने किया तो हो गया। क्या इस जर्नी में कोई पर्टिकुलर व्यक्ति, संस्थान जिसने आपका मार्गदर्शन किया हो, किया है, किसी ने हेल्प करी? हाँ, मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स तो हैं ही, उसके वो अलावा तो सर्वोपरि है, वो सर्वोपरि है, बिल्कुल। उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ हो ही नहीं नहीं हो सकता। सकता। उसके अलावा पावर माइंड इंस्टीट्यूट, मेरी शुरुआत यहीं से हुई थी, तो यहाँ से मेरे को बहुत सपोर्ट मिला। यहाँ के टीचर्स काफ़ी अच्छे थे, यहाँ पे गाइडेंस जो मिली वो मेरे को अभी तक काम आई, तो मैं यहाँ तक पहुँच पाई। और इसके अलावा मेरे कुछ दोस्त जो कि अभी भी मेरे साथ में हैं, मेरे से कांटेक्ट में हैं, उन लोगों का भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। सपोर्ट। तो आपने दोस्तों का नाम लिया, बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए दोस्तों का? Background- जैसे अपन आते हैं ना, घर से निकल के आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त यही बनेंगे अपने। कैसे बनाने चाहिए अपने को दोस्त? आपने कहा दोस्तों का बड़ा योगदान है, हाँ, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करें। दोस्त ऐसे बनाने चाहिए कि जो मतलब आपको आगे बढ़ाए, ना कि आपको पीछे खींचे। क्योंकि कुछ होते हैं, जैसे कि मैं पीजी में रहती थी, पीजी में काफ़ी लड़कियां थी, जैसे 40-50 लड़कियां हैं, उनको मैं देखती थी कि चल ना यार आज बाहर कुछ खा के आते हैं, क्या बैठी है, क्या किताब लेके बैठी है, ऐसे करके। तो ऐसे लोगों से तो खासकर दूर ही रहो। जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प कर रहे हैं कि चल तू लाइब्रेरी ज्वाइन कर रही है, मैं भी तेरे साथ लाइब्रेरी ज्वाइन करती हूँ, तू ये चीज़ कर रही है, तू ये टॉपिक पढ़ के। जैसे मेरी एक दोस्त थी, सिमरन थी, नाम भी लूंगी मैं। हाँ, तो हम वोकैब सिलेक्टेड है, ये भी बताओ फिर सिमरन तक बात जाए। शी इज आल्सो सिलेक्टेड। तो हम लोग वोकैब पढ़ते थे, तो ये जो हाथ पे वोकैब लिखने वाली चीज है, ये मैंने उसी से ही सीखी थी। पावरमाइंड की स्टूडेंट? हाँ, पावरमाइंड की स्टूडेंट थी वो भी। तो वो ऐसा, और जो मेरे बाकी दोस्त थे, हम लोग ऐसे बैठते थे बाहर कि चलो अभी कोचिंग ओवर हो गया है, तो बाहर बैठ के ऐसे कुछ जूस पी लिया ऐसे। तो उस टाइम हाँ डिस्कशन ही करते थे हम, मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज या फिर जीके का कोई क्वेश्चन, जीके बहुत डिस्कस करते थे कि जीके में ये वो, तो डिस्कशन से काफ़ी फायदा होता है। अच्छा, आपका रिजल्ट आया, आपके रॉ मार्क्स कितने थे? रॉ मार्क्स मेरे 357, जो मेंस के अंदर। 357, नॉर्मलाइजेशन में 361 थे आपका। अच्छा, पावर माइंड इंस्टीट्यूट जो है, इनके स्टूडेंट्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? वैसे तो जो तैयारी में है सभी स्टूडेंट के लिए, हाँ, सबके लिए आप क्या सलाह देंगे? एक अच्छी सी सलाह बताइए। सबके लिए ये सलाह है कि आप जो तैयारी कर रहे हो उस पर पूरा विश्वास करके तैयारी करो। बिल्कुल भी विश्वास डगमगाना नहीं चाहिए। ऐसा तो होता ही है, मतलब सब बच्चों, आपके साथ भी हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ था कि सेल्फ डाउट आता है, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, मेरे से होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये देखो, जिनसे हुआ है उनके पास क्या एक्स्ट्रा था, वो भी आपके जैसे ही थे, तो उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हो कि बिल्कुल मेरे जैसे ही हैं, तो इनके तो सर पे सींग तो है नहीं, इन्होंने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ। ये डायलॉग किसका बोला? मैम का। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही है कि अपनी तैयारी पे विश्वास रखना है और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, एक दिन हो ही जाएगा। बिल्कुल। आपकी दृष्टि में सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र क्या है? सफलता का मूल मंत्र सफलता का मूल मंत्र है डेडिकेशन। बिल्कुल, डेडिकेशन आप में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, आप में अपने आप पे आत्मविश्वास होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आत्मविश्वास और ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत फर्क होता है। आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ मैं कर लूँगी, मुझे ऐसे विजन, मतलब एक विजन होता है हमारा कि मैं ऐसे ऐसे कर लूँगी। मैं अपने आप को इमेजिन करती थी कि हाँ मैं ऐसे कर लूँगी, मैं इस चीज़ को हासिल कर लूँगी, जो भी मेरा गोल है इसको मैं ले लूँगी। तो उसके लिए जो डेडिकेशन होती है वो आप में भरपूर होनी चाहिए कि कुछ भी हो जाए, मुझे कुछ भी करना पड़े चाहे, लेकिन मैं इस चीज़ को छोड़ूंगी नहीं, गिव अप नहीं करना है। बहुत सारे ऐसे फेज आते हैं जब हमको लगता है कि छोड़ देते हैं यार, किसी और चीज़ की कर लेते हैं, इतना हार्ड है, ये नहीं हो रहा है, किसी सरल चीज़ की कर लेते हैं। लेकिन क्यों सरल की करनी है? जब आप में वो पोटेंशियल, आपने जिस दिन सोचा था इस चीज़ को लेके, उस दिन जो आपका मोटिवेशन था, वो मोटिवेशन आज क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? जबकि अब तो बहुत कुछ पढ़ लिया, हाँ, बहुत आगे तक आ चुके हैं आप। और जब हम ऐसे जैसे पुल क्रॉस कर रहे हैं, हम आधे से ज्यादा रास्ते पे आ जाते हैं ना, तो वापस तब हमको ऐसे लगता है कि यार बहुत मुश्किल है, लेकिन रास्ता बहुत कम ही बचा होता है उस टाइम पे अपने आप को थोड़ा सा मजबूत रखने की जरूरत होती है। तैयारी के दौरान देखो, आज हर युवा वर्ग है वो सोशल मीडिया की चपेट में आ रखा है, जानते होंगे आप। चाहे क्लासरूम में हो तो मोबाइल जरूरी है, सो रहे हो तो पिलो के नीचे जरूरी है। आपने क्या सोशल मीडिया से डिस्टेंस बनाई, और बनाई तो कैसे बनाई?
मैं पहले भी मेरा तो सोशल मीडिया पे इतना नहीं था, लेकिन हाँ ठीक है, इंस्टा व्हाट्सएप ये तो मैं यूज़ करती थी थोड़ा बहुत। तो जब मैंने तैयारी करना शुरू किया था तब इंस्टा उड़ा दिया फ़ोन से। अच्छा, वो एप्लीकेशन ही उड़ा दिया। फिर क्या होता है, इंस्टा से हम थोड़ा यूट्यूब पे आ जाते हैं कि यूट्यूब पे भी शॉर्ट्स रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो लोग बाग क्या करते हैं, इंस्टा हटा देते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने उस चीज़ को भी बहुत कंट्रोल किया। यूट्यूब पे मैं चाहती थी कि मेरी फीड जो आए यूट्यूब की, उसमें पढ़ाई के अलावा कोई मटेरियल होना ही नहीं चाहिए। तो मैं ऐसा कोई वीडियो देखती नहीं थी, ना ही लाइक करती थी जो मेरी पढ़ाई से अलग हो या कुछ और हो। जैसे कोई इंटरव्यू देख लिया, कोई क्लास देख ली, कोई टॉपिक में दिक्कत आ रही है, उस टॉपिक को सर्च करके देखते थे तो फिर वही निकलता था। यूट्यूब खोला तो ही सामने दिख रहा है, टीचर्स दिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो वही सब फिर मन भी वही करता है कि चलो पढ़ने बैठ जाते हैं। बिल्कुल। कोई एक ऐसी गलती बताओ जो आपने की और अब आप बताएं ऐसा कि आगे स्टूडेंट वो गलती नहीं करे। मैंने जो गलती की, मेरे को जो सबसे ज़्यादा गलती दिखती है वो है कि मैंने 2 या 3 बार ऐसा हुआ था, बीच में गैप आ गया था मेरी प्रिपरेशन के दौरान। जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस भी होते हैं फैमिली के अंदर। तो आप घर चले गए थे फिर? हाँ, मैं घर चली गई थी। यहाँ से कोचिंग करने के बाद मैं घर चली गई थी। तो स्टार्टिंग में जब घर गई थी तो शेड्यूल नहीं बैठ पाया, 1-2 महीने खराब हो गए मेरे पढ़ाई में। हाँ, ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। उसके बाद मेरा फर्स्ट जॉब में सिलेक्शन हो गया था, तो सेकंड जब मैं तैयारी करना स्टार्ट की थी तब फर्स्ट जॉब में भी मेरे को एडजस्ट होने के लिए टाइम चाहिए था वहाँ पे। तो 3-4 महीने मेरी वो भी पढ़ाई छूट गई। तो अब जब आप बीच में छोड़ देते हो ना, तो आपको वापस से उस चीज़ को शुरू करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पता नहीं रहता हम कहाँ से शुरू करें। तो वो चीज़ मैंने गलती की कि मैंने बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक दे दिया। मुझे कैसे करके भी उसको। फिर आपने मैनेज कैसे किया, जॉब भी और स्टडी भी? जॉब ऐसा था, मेरा जॉब का टाइमिंग था 7 से 3। ठीक है। तो मैं सुबह 3 घंटे, सुबह उठ के 3 घंटे मतलब पढ़ती 7 से पहले 3 घंटे? हाँ, पहले 3 घंटे उठ के पढ़ती थी, 3 से 6। उसके बाद में मैं 6 बजे से 7 बजे तक रेडी होके 7 बजे ऑफिस, 3 बजे ऑफिस की छुट्टी हो जाती थी। मतलब 2:30 बजे भी छूट जाते थे कभी कभी हम। अच्छा। तो मैं क्या करती थी, घर से बुक्स भर के लेके जाती थी बैग में। लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो बुक भर के लेके गई। 3 बजे वहाँ से छुट्टी हुई, वहाँ पे टिफिन लगवा रखा था ऑफिस में। अच्छा। तो वहाँ पे टिफिन खा लिया, 3 बजे छुट्टी हुई, सीधा लाइब्रेरी में 8-9 बजे तक लाइब्रेरी में बैठे। उसके बाद में पीजी घर पे तो ये बहुत टाइम हो गया, 5-6 घंटे शाम को, 3 घंटे सुबह, तो ये 8-9 घंटे हो गए। 8 घंटे। और जॉब अलग? हाँ, जॉब अलग। फिर 10 बजे 10:30 बजे सो जाना और फिर से 3 बजे 3 बजे उठ जाना। हाँ। तो फिर जॉब आप ले रहे हैं, सैलरी आ रही है, वो मोटिवेशन तो एक्सट्रीम लेवल का होता है। हाँ, वो तो होता है। वो फिर कहाँ से आया आप में? वो ऐसा था कि जो ड्रीम जॉब होती है वो पहले से ही सोच रखा था कि इनकम टैक्स ऑफिसर ही बनना है। वो ड्रीम था एक। अच्छा। लेकिन वो नहीं मिला, थोड़ी कम लेवल की मिली, लेकिन एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए इस वजह से, बेरोजगार ना कहलाएं इस वजह से। कॉन्फिडेंस आया क्या पहली जॉब मिली तब? पहली जॉब मिली तब बस अच्छा ऐसा लगा कि हाँ कुछ तो किया है, इससे आगे भी कर सकते हैं, ऐसा फील हुआ, मोटिवेशन आया। और ठीक है, उस टाइम पे सैलरी आती है हर महीने, तो एक बार के लिए ऐसे भी होता है यार कुछ नहीं होगा तो भी चलेगा। लेकिन फिर भी वो आपको अगर अपना ड्रीम अचीव करना है तो वो मोटिवेशन तो रखना होता है। तो मेरे को ये था, मुझे तो जाना है यहाँ से, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ट्रांसफर के लिए लोग बोलते हैं, मतलब वो जो मेरे साथ में थे वो बोल रहे थे ट्रांसफर में लगाएंगे, ट्रांसफर। मेरे को तो ट्रांसफर चाहिए ही नहीं। मुझे तो दूसरी जॉब लेके मैं सीधा ही जाऊँ, ऑफिसर चाहिए। हाँ। भविष्य में आपकी क्या योजनाएं? भविष्य में अभी तो इसमें ज्वाइन करना है। उसके बाद यूपीएससी का मैंने सोचा है, पर देखते हैं कैसा क्या रहता है जॉब के साथ। नहीं, ड्रीम आपने सोचा, यहाँ तक पहुँच गए, तो आई होप अब जर्नी दूर नहीं है। हाँ। तो अंकिता, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप यहाँ तक अपना कीमती समय देने के लिए आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बच्चों से एक आप गुजारिश कीजिएगा कि जब भी डीमोटिवेट हो इस वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ, ज़रूर। उनके दोस्त डीमोटिवेट हो रहे हो तो इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। और ऐसी जर्नी मैं चाहती हूँ हर बच्चा यहाँ पर आकर के अपने इंटरव्यू दे। धन्यवाद।